हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर मेघा चंद्रा मैम, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो आइए हम मैम से बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे अपना ओपीडी के पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जो आपका प्रोफेशन है वो फिजियोथेरेपी में ही क्यों चुना? मैम, मुझे इस प्रोफेशन के लिए इंस्पिरेशन मेरे फादर से मिली थी। वो खुद भी डॉक्टर हैं और उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि मैं फिजियोथेरेपी करूँ। फिजियोथेरेपी 2014 में जब मेरा एडमिशन हुआ था, उस टाइम पे बहुत बूमिंग फील्ड थी। ज़्यादा एडमिशन थे नहीं और ज़्यादा उसमें स्टूडेंट्स थे नहीं, और बहुत कम लोग फिजियोथेरेपी के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये ट्राई करो, ये भी एक मेडिकल फील्ड है जो नई फील्ड है, तो आप इसमें ट्राई करो और इसमें कुछ अपने नया अपने उस पर करके दिखाओ। और आपको कैसा लग रहा है आप फिजियोथेरेपिस्ट बन के? आज मैं देखती हूँ फिजियोथेरेपी अलग लेवल पे, मतलब एक अलग पूरी एक अलग ब्रांच है और एक अलग लेवल पे अलग, मतलब इसका जो सिनेरियो है पूरा फिजियोथेरेपिस्ट का वो अलग है। तो मैम, आपने बताया कि आप फिजियोथेरेपी में आपका इंटरेस्ट कैसे आया। तो आपने फिजियोथेरेपी में आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते हैं। अब पेशेंट्स का क्या होगा कि मेरे को तो 2 दिन में ठीक कर दो, या मेरे को तो ऐसा कुछ बताओ कि मैं तो हैंड टू हैंड ही ठीक हो जाऊँ, टाइम नहीं देना चाहते। तो उसमें आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपी में पेशेंट आता है तो वो आते ही फर्स्ट डे उनका जो फर्स्ट क्वेरी होती है वो ये होती है कि मेडिसिन बता दो, कोई ऐसी दवाई बता दो कि जिससे मुझे आराम आ जाए। तो वो चीज़, वो एक मिसकंसेप्शन रहता है उनको कि हम दवाई देते हैं। हमारा काम दवाई का नहीं है, हमारा काम थेरेपी का है। थेरेपी से मेन रिलीफ, ताकि दवाई ना लें। तो उनका ये जो उनकी जो कंप्लेन रहती है वो ये रहती है कि जैसे कि एक दिन उनकी थेरेपी शुरू हुई, उनकी फर्स्ट डे या सेकंड विजिट रही, थर्ड विजिट फोर्थ विजिट में उनकी कंप्लेन ये रहती है कि मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मतलब कम होना चाहिए था, उनका बढ़ता जा रहा है। बट वो नॉर्मल रहता है कि आपका फर्स्ट और सेकंड आपकी जो नॉर्मल जो अर्ली विजिट्स होती है उसमें पेन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक बार वो बढ़ेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। तो उनमें वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कि आज मैंने तो 3 दिन ले ली थेरेपी, मेरा दर्द क्यों नहीं खत्म हो रहा है, हो जाना चाहिए। तो मेरी उनको राय यही है कि आप मेडिसिन भी लेते हो तो उसका कोर्स होता है, किसी का 7 डेज का होता है, किसी का 3 डेज का होता है। आजकल फीवर का 7 डेज का कोर्स होने लगा मेडिसिन का, तो 7 दिन में आपको असर। आप अगर जैसे आपको आप एक्यूट केसेस में आते हो तो आपको 7 डेज का 15 डेज की थेरेपी सेशंस हम प्रोवाइड करवाते हैं। आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 7 दिन लो, 15 दिन लो। लंबा है, कोई बहुत पुराना दर्द है, उसके लिए हम 30 दिन का करते हैं, तो आप महीने भर का ले लो। तो वो उसका प्रोटोकॉल, उसका क्राइटेरिया होता है कि वो एक दिन में नहीं ठीक हो सकता, इसलिए वो 7 दिन और 15 दिन के लिए दी जाती है। जैसे कि आपने बताया कि पेशेंट आपके पास में आके पहले ये बोलते हैं कि मेरे को तो दवाई दे दो। हाँ, है ना? तो ऐसा मतलब क्यों है कि पेशेंट्स दवाई को आगे रखते हैं, जबकि थेरेपी को मतलब बाद में लेके चलते हैं कि थेरेपी को अगर नहीं असर होगा तो हम थेरेपी करवाएंगे, पहले तो दवाई से ही ठीक करके देखते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि सारे डॉक्टर्स दवाई देते हैं, तो वो पहले वो सेंटर, मतलब किसी भी थेरेपिस्ट के पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसका माइंडसेट ये होता है कि ठीक है, एक्सरसाइज तो मैं कर ही रहा हूँ, मुझे दवाई भी दे दो तो मुझे आराम आ जाए, अभी रिसेंटली मुझे आराम आ जाए। तो वो उनका माइंडसेट हो जाता है कि दवाई तो हमें लेनी ही है, कि दर्द है, बट थेरेपी काम इसीलिए करती है कि आपको दवाई ना लेनी पड़े। तो मैम, जैसे कि पेशेंट्स के पास में जाते होंगे, पेशेंट्स को देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि पेशेंट का खुद का जो बिहेवियर है वो कितनी हेल्प करता है उनकी हीलिंग में, उनके पेन फ्री करने में कितनी हेल्प करता है उनका खुद का बिहेवियर, माइंडसेट? पेशेंट का बिहेवियर, आप मतलब ये कि थेरेपिस्ट की कमांड उसे फॉलो करनी चाहिए। थोड़ा सा अपना मतलब नम्र होना चाहिए पेशेंट में, कि थोड़ा सा मतलब देख ले कि सॉफ्ट होकर हो, या ठीक है जैसा भी उसका बोलने का तरीका है ठीक है, बट ये है कि जो भी एक थेरेपिस्ट कह रहा है उसको प्रॉपर तरीके से उसे सुनना चाहिए। वो क्यों बोल रहा है और क्यों बता रहा है, मतलब आप कोई भी चीज़ बता रहा है तो आपके बेनिफिट के लिए बता, उसमें फिर ये नहीं होता कि मैं ऐसे कर लेता हूँ और आप ऐसे कर लो। जो आपके लिए वो थेरेपिस्ट बता रहा है वो आप ही के प्रोटोकॉल पे डिजाइन, आप ही के पेन पे डिजाइन करा है उसने, या उसने वो चीज आप ही के हिसाब से एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल उसने बनाया है कि वो आपको बेनिफिशियल है। तो पहले जो पेशेंट्स को
बेसिकली थेरेपिस्ट से कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। आप कोऑर्डिनेट करके चलो तो आप रिकवरी आपके लिए बेटर, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और अर्ली रिजल्ट्स आएंगे। और आपकी भी हेल्प करता है हाँ patient का बहुत। mindset? हमारे जो हमें जो हेल्प होती है वो ये होती है कि हमें उनकी रिकवरी में काफी चीजें चेंजेस दिखते हैं। पेशेंट अगर हमसे फेयर रहेगा, कि हमें हमसे रोज आके हम पेशेंट से ये पूछा जाता है कि आपको कैसी रिकवरी हुई, आपको आराम आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है। अगर वो हमारे हमसे फेयर है कि वो हमें सच बोल रहा है, तो वो ये है कि अगर उससे सच बोला तो उस हिसाब से हम आगे काम कर सकते हैं। और अगर पेशेंट की कंप्लेन यही हो रही है कि नहीं ठीक है थेरेपी तो चल रही है लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा है, तो वहाँ कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आगे प्रोटोकॉल बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या पुराना ही उसको रिपीट करना है, वो चीजें रहती है। तो अगर हमसे थोड़ा सा फेयर हो जाए पेशेंट, तो उसको आगे प्रोटोकॉल कहाँ लेके जाना है, कितना उसको दर्द है, कितना उसको आराम है, और आगे क्या हमें चेंजेस करने हैं, और क्वेश्चन में क्या चेंजेस करने हैं, और आगे हमें किस तरीके से उनका जो केस है उसको आगे किस तरीके से स्टडी करना है, तो उसमें हेल्प हो जाती है। और मैम ऐसे पेशेंट्स हैं आए होंगे आपके पास में, कभी आए हैं आपके पास में जिनका कि लंबा ट्रीटमेंट चलना है लेकिन वो 2-4 दिन आके रुक जाते हैं? बहुत बार होता है ऐसा। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत एक्सट्रीम पेन हो जाता है। स्टार्टिंग में हम पेशेंट को ये चीज समझाई भी जाती है कि आपको दर्द बढ़ेगा तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, फिर आपको धीरे धीरे रिकवरी धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। बट वो पेशेंस लेवल थोड़े से हर पेशेंट में ये नहीं होता है कि वो आपसे कोऑर्डिनेट करे। और फिर ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम उन्हें राय मिल जाती है, मतलब नोन्स की राय मिल जाती है, तो बोले तुम्हें दर्द बढ़ गया तो तुम उधर चले जाओ, वो ठीक वहाँ कर पे देंगे। वहाँ पे ज्यादा अच्छा है, वहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। देखो सबका अपना अपना तरीका और सबका अपना अपना विजन होता है देखने का, और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। वो कहीं और गया होगा, कोई गलत नहीं है, वो कहीं और गया होगा, उसे वहाँ आराम है। आपकी कंडीशन अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, बट सबको ऐसा लगता है कि मेरे भी कंधे में दर्द था, तेरे भी कंधे में दर्द है, तो आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे मेरा ठीक हो गया था, पर आपको कंधे में दर्द किस वजह से था, और अभी उनको कंधे में दर्द किस वजह से, उसमें बहुत अंतर होता है। और हर एक्सरसाइज और थेरेपिस्ट हर किसी को एक्सरसाइज और उसका प्रोटोकॉल या पूरा ट्रीटमेंट का जो बनाता है, वो हर किसी के उसको पूरा स्टडी करके असेसमेंट करके और फिर उसके बाद उसका प्रोटोकॉल बनाया जाता है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि कंधे में दर्द है लेकिन वो 2 डिफरेंट उनके उससे दर्द है उनके। हाँ। तो ऐसे मतलब कोई पेशेंट होता है कि फिर 2-3 एक ही उसके पेन के पेशेंट हो आपके पास में, तो उनकी जो थेरेपी है वो डिफरेंट होती है। हाँ सेम नहीं होती। हाँ काफी हद तक सेम होती है, बट जिस चीज में अगर किसी को दूसरी मसल में पेन है और किसी को दूसरी मसल में पेन है, तो उनकी थोड़ी बहुत डिफरेंट है। और मैम एज का भी इसमें होता है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग? एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैम, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो ओल्डर एजेस होते हैं उन्हें अलग कारणों से उनको दर्द आता है, यंगर एज को अलग कारणों से आता है, और चिल्ड्रंस को बहुत ही माइनर आता है तो वो अलग कारणों से आता है। तो उनमें डिफरेंस तो होता है, क्योंकि उनमें रिकवरी में भी डिफरेंस आ जाता है। जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं उनकी रिकवरी में टाइम लगता है, उनकी रिकवरी में टाइम लगता है, और जो यंगर पेशेंट होता है उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है और वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा स्टेबल होकर एक्सरसाइज करते हैं, वो चीज है। मैम आपके पास में कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसने गूगल से या यूट्यूब से देख के एक्सरसाइज की और उसकी वजह से उसका पेन बढ़ गया हो? बहुत बार होता है, ऐसे काफी बार होता है। और जो पेशेंट्स हमारे चल भी रहे होते हैं ना, वो भी आके हमें सजेस्ट करते हैं कि मैम मैं ये एक्सरसाइज मैंने देखी है, क्या मैं ये भी कर सकता हूँ क्या। तो उन्हें ये लगता है कि जो हम करा रहे हैं, तो बोले मैं इसको भी ऐड कर लूंगी, ये मैंने इंस्टा पे देखी थी, ये मैंने यूट्यूब पे देखी थी, इसकी 3 एक्सरसाइजेज है, ये करा लूंगी। बट वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कॉमन एक्सरसाइजेज होती है, जो कॉमन बैक पेन वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। और जो कॉमन जैसे सर्वाइकल पेन का कॉमन कंधे में दर्द किसी के है तो उनके लिए होती है, या जो अभी रिसेंटली 1-2 दिन में जिनको शुरू हुआ है उनके लिए होती है। जो लंबे समय से जिनको दर्द है या किसी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दर्द है और किसी एक चीज के लिए दर्द है, उनके लिए उनको किसी भी अच्छे उसको जरूर फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, और उसके बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए। कभी कभी उन एक्सरसाइजेस को करने की वजह से उनका पेन बढ़ जाता है, बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, और वो लास्ट में ये कंप्लेन करते हैं कि मैम मैंने ये वाली एक्सरसाइज कर ली थी और मैंने 5 दिन लगातार करी है, 7 डेज मैंने लगातार की है,
2 दिन तो मुझे बहुत आराम मिला और उसके बाद मेरा दर्द बढ़ता गया, तो मुझे लगा 2 दिन और कर लेती हूँ तो फिर मुझे वापस वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब ये बिल्कुल ऐसे टाइट हो गई है मसल्स कि अब ये बिल्कुल मेरा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट बहुत कम हो। तो वो वही होती है, वो गलती उनकी वही होती है कि हर आपको कोई चीज का दर्द है, सबका बॉडी अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है और सबके जॉब्स भी अलग है। तो किसको किस कारण से दर्द आ रहा है तो वो सब चीजें अलग होती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे होम मेकर्स है तो उनको दर्द क्यों आ रहा है क्योंकि वो हाउस होल्ड वर्क्स कर रही है, नीचे झुकने का काम है या किसी और खाना बनाने का काम है। वैसे ही जॉब में है तो जॉब के अंदर जॉब में सिटिंग ज्यादा रहती है, किसी की ऐसी जॉब है कि स्टैंडिंग ज्यादा है, तो उनको उनका पोस्चर करेक्ट नहीं हो पाता है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, इसीलिए उनको दर्द आता है। और किसी किसी को ऐसा होता है कि उसका ज्यादातर काम, जैसे ज्यादा कोई वर्क नहीं है, ज्यादा काम नहीं करता है, वो ज्यादातर छुट्टी पे रहता है या फिर अपने घर पे रहता है, लेटा हुआ रहता है वो, तो उसको अलग कारण है, उसका पोस्चर बिल्कुल अलग डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए उससे दर्द आ रहा है। तो दोनों में बहुत अंतर है, एक सिर्फ आराम कर रहा है, लेटा हुआ है तो उसको कमर दर्द आ रही है, लेटने से भी ज्यादा है, अगर आप ज्यादा लेटते हो तो भी आपको कमर में दर्द आता है, अगर आप ज्यादा लेटे हो तो उसका कारण अलग है कमर में दर्द आने का। और आपका काम है, आप 7-8 घंटे या 8-9 घंटे की भी आपकी सिटिंग है और आपके 8-9 घंटे की स्टैंडिंग है, तो उसके कारण है, सबके कारण अलग अलग होते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज भी और उनका जो प्रोटोकॉल बनता है वो इस हिसाब से बनता है। और लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर दर्द आ रहा है ना तो मैं सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, लेट जाता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये मिथ है या रियलिटी है कि हो जाता है ठीक? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको जैसे नॉर्मल पेन है तो आप रेस्ट करते हो तो वो ओके, मसल रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर आपको दर्द किसी और कारण से आ रहा है तो उसमें आराम नहीं आता, थोड़ी देर के लिए आप वैसे रेस्ट कर सकते हो, बट उसमें इतना इफेक्टिव नहीं आता, उसको तो आपको वैसे ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो आज हम मैम के साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ ऐसे तथ्यों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि हम डेली रूटीन लाइफ में सोचते भी हैं, सुनते भी हैं, अपने नियर बाय लोगों से सुनते हैं कि वो सच है या रियल नहीं है, वो हम मैम से पता करते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब मैं आपसे को ऑप्शन दूंगी, आपको मेरे को मिथ है या रियलिटी है वो आंसर करना है उसका। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या एक स्लिप डिस्क जो होती है वो सर्जरी से ही ठीक होती है? नो, एक्यूट केसेस में अगर आप आते हो, अगर अर्ली आप आ जाते हो, इतना नहीं बढ़ी है, डिस्क इतनी नहीं बढ़ी है, तो आप फिजियोथेरेपी से उसका ट्रीटमेंट हो सकते हैं। हाँ, उसका जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो सर्जरी बचता है। और मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि वंस अ फिजियोथेरेपी पेशेंट इज ऑलवेज अ फिजियोथेरेपी पेशेंट? मैम अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है और उसके एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ रहा है तो मतलब उसको एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए? हाँ, वहाँ स्टॉप कर देनी चाहिए, वो करेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें कमी है या फिर वो ढंग से नहीं कर रहे हैं उसको, प्रॉपर पोस्चर में नहीं हो पा रही है एक्सरसाइज, इसलिए वहाँ पेन बढ़ रहा है। वरना चीज एक्सरसाइज, अगर आपको कोई एक्सरसाइज आपको रिकमेंड की जाती है, बताई जाती है, तो उसमें ये होता है कि पोस्चर का ध्यान देना बहुत जरूरी है, सिर्फ प्रॉपर उसी अलाइनमेंट में करानी चाहिए और करनी चाहिए जिस अलाइनमेंट में बताई गई। और मैम क्या मतलब हमेशा हमारा पोस्चर सही रहे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा ना। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे ओल्ड एज में जो पेन होता है तो लोग उसके लिए बोलते हैं कि बुढ़ापे का दर्द है, ये तो रहेगा, कोई फायदा नहीं किसी भी चीज का। मैम जो फिजियोथेरेपी है वो बिना डॉक्टर की हो सकती है, सिर्फ वीडियो वगैरह देख के? मैम ऑफिस की जो ऑफिस में रहते हैं ना उनकी कई बार पेन वगैरह रहते हैं तो उनका ऐसा होता है कि ऑफिस की चेयर चेंज कर लो तो पेन ठीक हो जाएगा, या वो पोस्चर की वजह से नहीं होता है, वो सिर्फ चेयर की वजह से होता है? मुझे 50-50 है, बिकॉज चेयर का क्या अलाइनमेंट है, किस तरीके से आप बैठे हो, और आप जैसे चेयर की अगर पोस्चर ठीक नहीं है, आपने दूसरी अच्छी पोस्चर वाली चेयर ले ली तो आपका वैसे भी पेन ठीक हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चेयर की वजह से नहीं होता है, वो आपका ही पोस्चर या फिर आपका ही बैठने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए वो आपको दर्द आ रहा है। और मैम ऐसा है कि एक मेरे फ्रेंड एक मैं हूँ, हम दोनों की सेम पेन हो रहा है, तो हम सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं? नो, बिना असेसमेंट, बिना उसके कि आपको क्यों दर्द आ रहा है और उसे क्यों दर्द आ रहा है, दोनों का दर्द डिफरेंट भी हो सकता है, बट
90% केसेस में डिफरेंट ही होगा, तो उससे दर्द क्यों आ रहा है और आपको दर्द क्यों आ रहा है, दोनों की बॉडी अलग है, तो ये कई बॉडी बार अलग रिएक्ट कई बार होते हैं ना कि मेरे भी यही पेन हो रहा है, तेरे भी यही पेन हो रहा है, तो तू ये एक्सरसाइज कर लो। ऐसा नहीं होता। नहीं करता। तो बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करना सेफ होता है? बहुत उसमें जरूरी कहीं है। हाँ बहुत जरूरी है, उसमें कहीं ना कहीं मसल पुल आने के चांसेस हो जाते हैं, और वैसे नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होने के चांसेस हो जाते हैं। मैम जो हमारा पैर में, नी में या फिर जो भी पेन होता है हमारे पैर में, तो उसमें फुटवेयर्स का कोई रोल नहीं होता? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फुटवेयर्स का। आप किस तरीके की फुटवेयर्स पहन रहे हो और आपको सूट कर रही है नहीं कर रही उसका भी। हील पहनने से सबसे ज्यादा हील में दर्द रहता है, जिनको ऐसा लगे एड़ी में दर्द है वो हील की वजह से रहता है। आप जैसे 1-2 घंटा पहन रहे हो, आप किसी फंक्शन के लिए पहन रहे हो तो वो नॉर्मल है, बट आप डेली रूटीन में अगर हील्स को यूज कर रहे हो तो वो आपको पेनफुल रहेगी, उसमें प्लांटर fasciitis होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अपना जो फेशिया होता है प्लांटर में, जो अपनी नीचे की एड़ी के नीचे की जो बीच की सोल की मसल्स होती है वो टाइट स्टिफ होना शुरू कर देती है, एक पोस्चर में आके इस तरीके से एक पोस्चर में आके वो अटक जाती है, तो बीच की मसल्स टाइट होना शुरू कर देती है, तो इसलिए वो पेन आपको एड़ी में फील होता है कि मुझे यहाँ दर्द आ रहा है। मैम आपने इतने सारे पेशेंट्स देखे होंगे, आप क्लिनिक पे भी आते होंगे, आपने इंटर्नशिप के टाइप में भी पेशेंट्स वगैरह देखे होंगे, तो उनमें से कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत फनी लगा हो? मतलब हमारे इंटर्नशिप के टाइम मैंने इंटर्नशिप मेरी साकेत हॉस्पिटल से की, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे पेशेंट मोस्टली जो रेफर होते थे वो नीचे से, मतलब जनरल डॉक्टर से ज़्यादा रेफर होते थे, तो ऊपर आते थे तो उनको एक, जैसे किसी को कंधे में दर्द है, एक आंटी आई थी तो उनको एक कंधे में दर्द था, बेसिकली कंधे में, और बैक पेन के लिए और नेक पेन के लिए हुआ, तो पर आई वो नेक पेन की और बैक पेन के लिए आई थी, पर था उनको कंधे में दर्द, ये है ना। तो ठीक है, उनका पूरा असेसमेंट हुआ, नीचे से वो अपना पर्चा रिसिप्ट ले आई कि थेरेपी करवानी है, ठीक आई तो बोलती कि मैम मेरे को यहाँ, उन्होंने जो अपने सिम्टम बताए ना वो कंधे के बताए, और उन्होंने दिखाया था कि मुझे नेक में दर्द है, तो उन्होंने बताते गए तो हमने पूछा कि आपको बेसिकली कंधे में दर्द है ना, तो बोले नहीं मुझे यहाँ पे भी दर्द है, लेकिन ये यहाँ से मुझे यहाँ ज्यादा फील होती है ना। बोले ठीक है ना, तो उनकी थेरेपी शुरू करी, तो वो जो लिखवा के लाई थी उस प्रोटोकॉल के हिसाब से नेक की शुरू हुई, फिर उसको शोल्डर को भी हम कवर कर लेते कि हाँ पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है तो उस एरिया को भी हम कवर कर लेते, दोनों को कर लिया कवर। फिर धीरे धीरे बोले कि मुझे तो यहाँ दोनों से छोड़ के मुझे पीछे की साइड, चेस्ट के पीछे की साइड मुझे बहुत दर्द आता है, तो वो दर्द उनका घूमता घूमता चेस्ट के पीछे की साइड आ गया। बोले ठीक है, तो सर ने बोला, जो हमारे वहाँ हेड थे, कि बोले आप नीचे की साइड उनको थोरेसिक रीजन की भी बता दो, ठीक है बता दूँ। फिर बाद में बोले मुझे कमर में तो पहले से ठीक है कमर में तो मुझे पहले से ठीक है ना, आप ऐसे करो कि मुझे थोड़े से कमर के नीचे की तरफ से बहुत मुझे पेन, उनका 7 डेज का पैकेज था। बोले ठीक है, तो कमर के नीचे, तो अब सर ने फिर बोला कि ठीक है आप नीचे का भी बता दो, बता दो। फिर धीरे धीरे बोला कि आप मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो ऐसे करके उन्होंने दो करके उन्होंने हर बॉडी फिजियोथेरेपी करवाई उन्होंने, मुझे यहाँ भी दर्द है, मुझे वहाँ भी दर्द है, बेसिकली उनको सिर्फ शोल्डर में दर्द है। ओके, तो फिर थेरेपी उन्होंने क्यों नहीं? वो पेशेंट का माइंडसेट हो जाता है कि दर्द है, तो इनका काम ये है कि सिर्फ एक्सरसाइज बतानी है, तो मुझे यहाँ की भी बता देंगे, मुझे यहाँ की भी बता देंगे, और ये भी कर देंगे, और तो क्या करना है, एक्सरसाइज तो करनी है, एक्सरसाइज तो बताने का काम है, तो ये भी बता देंगे और वो भी बता देंगे। लेकिन बेसिकली वो ये नहीं समझते हैं कि एक्सरसाइज ही नहीं बतानी होती, एक्सरसाइज बॉडी के मूवमेंट सेम ही होते हैं। आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हो या आप जैसे नॉर्मल जो जिम वगैरह भी जाते हैं, तो बॉडी के मूवमेंट सेम है, बॉडी सेम, फिजियोथेरेपी में बॉडी के मूवमेंट सेम ही होते हैं। आप कंधे का मूवमेंट नया नहीं लेके आओगे, जो कंधे के मूवमेंट से वही रहेंगे, एक्सरसाइज उसी के बेसिस पे चलेगी, लेकिन थेरेपी उसके प्रॉपर उसके पेन रूट पे काम करती है, पेन रूट के हिसाब से उसकी एक्सरसाइज डिजाइन करी जाती है, उसकी डिजाइन और उसके करने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉर्मल एक्सरसाइज से, ताकि वो जो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ उन्हें दर्द है, जो मसल उनकी पेन कर रही है, जहाँ पे स्वेलअप इन्फ्लेमेशन अभी रिसेंटली प्रेजेंट है,
उस एरिया में उनको इफेक्टिव रहे और उस एरिया का जो पेन रूट है, जो दर्द है, दर्द पे असर करे, ना कि जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस होती है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए होती है कि आप नॉर्मल आप स्ट्रेचिंग आप हेल्दी रहने के लिए करते हैं। और फिजियोथेरेपी बेसिकली उसके लिए यूज होती है कि आपको जो पेन है, पेन रूट है, जो आपको दर्द अभी अभी आया है, उस पे काम। मैम मशीन थेरेपी बेस्ट होती है या फिर मैनुअल थेरेपी बेस्ट होती है? दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं। 70% मैनुअल थेरेपी का ही काम होता है, जो स्टार्टिंग में अगर आपको ज़्यादा दर्द है या फिर थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है इलेक्ट्रोथेरेपी से, तो जो मैनुअल थेरेपी से जो रिजल्ट्स आते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं इलेक्ट्रोथेरेपी से। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज का काम होता है वो मैनुअल ही होता है। इलेक्ट्रोस की एक हेल्पिंग साइड हो जाता है कि हाँ किसी को रिपीटिंग पेन है या फिर किसी को चोट पेन है, तो वो काफी हद तक जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है स्टार्टिंग में आप एक्सरसाइज नहीं करा सकते, आप मैनुअली उसको पूरी तरह से मैनुअल पे नहीं लेके आ सकते। तो उसके लिए इलेक्ट्रो पेन को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है और बहुत इफेक्टिव और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप इलेक्ट्रो भी उसके साथ साथ। और पेशेंट को क्लिनिक पे आके फिजियोथेरेपी करवाना ज्यादा बेस्ट रहेगा या फिर होम विजिट वाली फिजियोथेरेपी? ज्यादातर तो आप सेंटर पे आओ और यहाँ किसी भी आप कहीं पे भी आप जा रहे हो तो आप जाके अगर थेरेपी लेते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है, जो ले सकते हैं। क्योंकि आप जब आप जा सकते हो वहाँ पे तो सेंटर पे ट्रीटमेंट सारे होते हैं, सारे तरीके के होते हैं और वहाँ पे असिस्ट करने के लिए एक थेरेपिस्ट से ज्यादा रहता है। और कोई भी चीज है कि सारे आप जैसे प्रॉपर एक्सरसाइजिंग के सारे टूल्स होते हैं और एक आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसका भी बहुत इफेक्ट होता है। आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आप घर के एनवायरनमेंट से थोड़ा बाहर आते हो तो अलग माइंडसेट से आते हो और 4 लोगों से और मिलते हो तो वो अलग माइंडसेट होता है, दूसरों को देखते हो आपको, तो वो चीजें वो अलग आपको वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। और होम विजिट उनके लिए बेटर है कि जो नहीं आ सकते, चल नहीं सकते, हाँ उनके लिए थेरेपी रिकमेंडेड हो जाती है, विदाउट थेरेपी नहीं पॉसिबल है, तो उनके लिए होम विजिट बेटर है कि आप होम विजिट लो। जब आप इस हद तक आप रिकवर हो जाओ कि आप चल सकते हो और आप सेंटर्स पे आ सकते हो तो आपको सेंटर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मोडालिटीज रहती है, ज़्यादा स्पेस रहता है और ज़्यादा एक थेरेपिस्ट को बहुत टाइम बचता है। एक सेंटर पे जब आप जाते हो तो उसको काफी टाइम बचता है, जब आपका होम विजिट्स पे वो आ रहा है उस टाइम पे वो एटलीस्ट आपका 1 से 1.5 घंटे का आपका सेशन होगा, आने जाने का रहेगा, तो उसके आराम से 2 घंटे एक ही पेशेंट पे जाते हैं और वहाँ पे वो आपको भी ट्रीट कर रहा है, दूसरे को भी कर रहा है, वो दोनों चीज। और बेनिफिट ये रहता है कि वहाँ टाइम की कोई बाउंड्री नहीं होती। आपका अगर आपका सेशन लंबा चल रहा है या कुछ और भी एक्स्ट्रा कराना है तो वो कराएगा। मैम ऐसा कोई पेशेंट जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हो गए हो? पेशेंट है, एक मैम आती है, न्यूरो की पेशेंट है वो, तो उनकी कंडीशन ये है कि उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं बनता नहीं है, तो वो चल नहीं सकती, बैठती है। तो घर में वो 3 ही लोग हैं, उनके हस्बैंड, उनकी 6 साल की बेटी है और हस्बैंड उनके प्राइवेट जॉब में है। तो वो सुबह अपना जो भी डेली रूटीन का हाउस होल्ड वर्क होता है वो करके जाते हैं, बच्चे को रेडी करके उसका टिफिन वगैरह बना के उसको स्कूल छोड़ के फिर वो अपने ऑफिस जाते हैं और फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे आते हैं, वही रूटीन वापस फॉलो होता है। मैम की कंडीशन ऐसी है कि उन्हें नॉर्मल डेली एक्टिविटीज है, वॉशरूम वगैरह भी जाना है, तो वो उनके लिए एक हेल्पर की नहीं होती और वो रहते 3 ही लोग हैं। तो वहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल अटैच हो जाती हूँ कि इनकी रिकवरी ज्यादा इम्पोर्टेंट। फैमिली सफर करती है, बच्ची 6 साल की है तो पापा छोड़ जाते हैं, फिर दिन में वो अपने हिसाब से उसको जो भी करना है अपने हिसाब से करना है। अब स्कूल से वो घर आई है या नहीं आई है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो आ रही है या नहीं आ रही है, कोई देखने वाला नहीं। और जो सर है सुबह से लेके अपनी जॉब भी इम्पोर्टेंट है, जॉब होगी तभी उनका ट्रीटमेंट का भी तो खर्चा होता है, ट्रीटमेंट का भी खर्चा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। और फिर आते हैं तो फिर वो वही घर का भी लोड उन पे ज्यादा है। उनकी रिकवरी पहले से बेटर है पर उनकी इमोशनली अटैच हो गई, थोड़ी इमोशनल ज्यादा अटैच है कि इनकी रिकवरी जल्दी हो, तो वो खुद भी इस चीज को वो कंसिडर करती है कि मेरी रिकवरी, और पेशेंट इसीलिए डिप्रेशन में भी चला जाता है
रिकवरी आती है तो वो वापस भी चली जाती है कि वो अंदर इंटरनली सोचता रहता है मेरी फैमिली सफर कर रही है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लगता है कि जल्दी ठीक होगा। तो अपनी फैमिली, सबको अपनी अपनी फैमिली होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है, उनकी लाइफ बेड पे रुकी, अपनी लाइफ वापस जैसे उनकी नॉर्मल लाइफ थी वो वापस उससे वापस वैसे ही जिए। वहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ कि ये ऐसे केसेस है कि इनको पहले इनमें रिकवरी आनी बहुत जरूरी है। मैम हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये मैसेज देना चाहूँगी, थेरेपी को लाइटली ना लें, और जो भी आपका प्रोटोकॉल या जो भी आपके थेरेपी का सेशंस है उसे कंप्लीट करें, बीच में छोड़ के ना जाएं। और एक पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच में अच्छा रिलेशन डेवलप करें, ताकि उससे थेरेपिस्ट को भी बेनिफिट रहता है कि आपको जो भी आपकी रिकवरी जल्दी आएगी, और थेरेपिस्ट को ये बेनिफिट रहेगा कि आपकी जो भी साइन है, जो भी आप फील कर रहे हो, जो आपकी कंडीशन है, उसे बेटर तरीके से वो अंडरस्टैंड करता है। अर्ली वार्निंग साइंस को इग्नोर ना करें और थेरेपी सेशंस को बीच में ना छोड़ें, बिकॉज टुडे इट हर्ट्स, टुमारो इट वर्क्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी, आपका हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आप हमारे ऐसे वीडियोस देखते रहें। और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मैम यहाँ पे आए, और मैम ने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सारी अवेयरनेस बनी। अगर आपके पास में हेल्थ से जुड़े हुए कोई टॉपिक हो, या फिर जिन्हें आप चाहते हो कि हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करें, तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। अगर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, हम मैम तक भी पहुंचाएंगे उसको और आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।